अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई के इंतखाबी निशान बैट जो कि एक डिबेट बना हुआ है, इस हवाले से कशमकश अभी भी जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये समाअत के लिए भी कल अब इसके ऊपर समाअत होगी और 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वहीं पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसकी समाअत भी कल होगी। कल एक बहुत दिलचस्प दिन होगा। दूसरी तरफ इसके ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अब मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बल्ले का निशान। और अभी ऐलान भी पीटीआई की तरफ से यही है कि वो अपनी टिकटों का ऐलान भी आज शाम को करने जा रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल बन रहा है पीटीआई का, इस पर डिस्कशन होगी। नून लीग के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों के टिकट्स का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एक तकसीम का तासुर है और खबरें हैं मुख्तलिफ हवालों से। काफ लीग और आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन ये चीज उनके लिए मसाइल पैदा करते हुए नजर आ रही है। एक अहम हल्का है NA 54। सिर्फ इसी की एक मिसाल अगर हम आज सामने रखें, क्योंकि यहाँ से खुलकर आवाजें सामने आई हैं। यहाँ पर आईपीपी के चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं, गुलाम सरवर खान साहब हैं, और इनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर अकील, उनको टिकट जारी नहीं किया गया जो नून लीग के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी नून लीग के टिकट पर वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इसके नतीजे में अब खबरें ये हैं, क्योंकि वोकली ओपनली बात करना शुरू की है यहाँ से लीगी क़यादत ने, और उन्होंने जमात के फैसले को मुस्तरद करते हुए एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की बातें भी की हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या टिकट्स की तकसीम का मामला नून लीग के लिए, नून लीग के अंदर तकसीम का सबब बन सकता है। इसके अलावा आपने जैसा कि आगाज़ में सुना भी, मंशूर की बातें, बिलावल भुट्टो साहब अपना मंशूर अपनी हर तकरीर के अंदर रिपीट कर रहे हैं। 10 निकाती मंशूर है पीपल्स पार्टी का। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनमें हम देख रहे हैं MQM पाकिस्तान और परवेज़ खट्टक साहब की जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने भी अपने मंशूर अवाम के सामने रख दिए हैं। आईपीपी की तरफ से भी अपने मंशूर का ऐलान किया गया था, लेकिन नून लीग की तरफ से अभी तक मंशूर तो पेश नहीं किया गया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उन्होंने 2-3 महीने की मेहनत से एक बहुत बड़ी कमेटी ने मंशूर जो बनाया है वो 15 तारीख को आवाम के सामने पेश किया जाएगा। सो किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा इस मंशूर में और कैसे मुकाबला किया जाएगा दीगर जमातों के मंशूर से, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा डिबेट इस पर करना चाहेंगे जो निगरां वज़ीर इत्तलात ने मशवरा दिया है सियासी जमातों को मंशूर से मुतालिक। उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी सियासी जमात का, लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी पे वार किया 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का तस्करा करके, और नौकरियां देने जैसी जो वादे किए जाते हैं उसको उन्होंने चीप टॉक करार दिया मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। और पीटीआई का नाम लिए बगैर उन्होंने 2018 में कहा कि एक सियासी जमात है उसने अबलागे आमा के इदारों को यानी PTV वगैरह को BBC जैसा बनाने की बातें की थी, और अब आप देख लें कि क्या हुआ। सो इस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या निगरां वजीर को मशवरा देना चाहिए सियासी जमातों को या दूसरी जमातों पे तंज करना चाहिए, और सियासी जमातों के मंशूर किस हद तक हकीकत पसंदाना होंगे। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद तशरीफ फरमा है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। आमिर ज़िया साहब, बहुत अरसे बाद अब वापस आप टीवी पर आना शुरू हुए हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम मुस्तफ़ीद हो सकेंगे आज आपके ख्यालात से। आप सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद है, आप सरबराह हैं पिल्डैट के और माहिर हैं इलेक्शन अमूर के। और इसी प्रोग्राम में आगे जाके हमें रोजनामा डॉन के रिपोर्टर जुल्करनैन ताहिर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि गहरी नजर रखते हैं पंजाब की सियासत, बिलखसूस नून लीग की सियासत पे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अहमद बिलाल साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी। पीटीआई के बल्ले के निशान का जो मामला है, आज हमने देखा एक तो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू पीटीआई ने कर लिया तौहीन अदालत के हवाले से, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के हवाले से। आपकी नज़र में इस वक्त क्या बदस्तूर पीटीआई के लिए बल्ले का निशान एक खतरा मौजूद है उनके लिए, और ये अब जिन ग्राउंड्स के ऊपर इसको लिया गया था इनसे निशान इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कितने स्ट्रांग है वो ग्राउंड्स जब वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दोनों फरीक जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हैं, वो अपनी अपनी जगह पे। पीटीआई भी हक बजानिब है, क्योंकि वाकई कल उनके हक में फैसला आया है और कहा गया था कि फौरी तौर पे आप इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करें, और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर पीटीआई का हक है कि वो जाके अदालत को एजिटेट करे और कहे कि साहब इनको तौहीन अदालत का इनके ऊपर चार्ज लगाया जाए। और इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल सही है कि उसे अपील का हक है, जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो उसके नतीजे में वो अपील के लिए चली गई है। कल उसका
दिन मुकर्रर हो गया और गालिबन कल ही इसका शायद फैसला भी हो जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मामला है। ये जो इलेक्शन सिंबल का मामला है, ये मेक और ब्रेक किस्म की बात है। ये तो एक जुज़वी बात है कि आप अपने उम्मीदवार को बता ही नहीं सकेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे बगैर इस सिंबल के कौमी सतह पे कौन उनका उम्मीदवार है। हर जगह पे आपको अलग से एक सिंबल मिलेगा और फिर आपको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी अपने वोटरों को बताने के लिए कि ये हमारी पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन असल मसला ये है कि वो जो रिजर्व्ड सीट्स हैं ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की 70 सीट्स, उनमें से आपका शेयर ज़ीरो होगा अगर आपके पास सिंबल नहीं है। वो फिर 70 की सीटें बाकी पार्टियों में तकसीम होंगी और उसके बगैर किसी पार्टी को, जिस तरह की ये नेक एंड नेक कंपटीशन है, उनका किसी पार्टी का भी इस मकाम पे पहुंच के अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इंतखाबी निशान है इंतहाई अहम है और चूंकि इसमें बहुत बारीक बीनी का एक कानून इन्वॉल्व है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद कोर्ट है जिसको मैंने देखा है वो बारीक बीनी से कानून में जाती है, तो हो सकता है कि कल सिचुएशन बदल जाए क्योंकि कानून पीटीआई के हक में नहीं है। लेकिन अगर जनरल कॉमन सेंस कही जाए कि साहब किसी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को आप उसके निशान से महरूम कर देंगे, इस किस्म की बातें, तो वो इस तरह की बातों में फिर पीटीआई का जाहिर है कि मौक़िफ़ मजबूत है। तो देखना है कि कल क्या चीज है जिसको अहमियत मिलती है सुप्रीम कोर्ट। अहमद बिलाल साहब, एक और बात भी है जो अगर कॉमन सिंबल पीटीआई को नहीं मिलता तो फिर अमली तौर पे कहा जा सकता है कि इलेक्शन की दौड़ से ये बाहर ही होंगे अगर आज़ाद हैसियत में इनके लोग लड़ रहे होंगे इलेक्शन। और क्या मुख्तलिफ है अहमद बिलाल साहब, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स में हम इस पर डिबेट करते हैं, पीटीआई बारहा ये बात कहती है कि माजी में सियासी जमातों से जो इलेक्शन सिंबल लिए जाते रहे उनको कोई ना कोई कॉमन सिंबल फिर मिल जाता था। हमारे लिए इंतहाई मुश्किल और मुख्तलिफ हालात हैं। देखिए, माजी में जो पार्टियों के इंतखाबी सिंबल लिए जाते थे वो इस बुनियाद पे नहीं लिए जाते थे कि उन्होंने दो बुनियादें हैं जिसकी वजह से सिंबल विड्रॉ हो सकता है। एक ये कि आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड पे ना कराए हों और दूसरा ये कि आपने अपने पार्टी के जो फंडिंग सोर्सेज हैं उनको डिक्लेयर ना किया हो। माफ कीजिएगा। तो ये दो वजूहात थी। दूसरी पार्टियों का जो मामला था वो इससे मुख्तलिफ था, तो इसलिए उनके सिंबल ले लिए जाते थे लेकिन उसी तरह का एक और सिंबल दे दिया जाता था। लेकिन जो पीटीआई का केस है उसमें अगर ये दुरुस्त करार पाता है कि उनके इलेक्शन वाकई फ्लॉड थे तो फिर उस केस में वो किसी सिंबल के हकदार नहीं होंगे। तो ये बात है जहां तक इसका ताल्लुक है। तो ये अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर कल फैसला उनके खिलाफ होता है तो उनको कोई सिंबल नहीं मिलेगा। नहीं, फिर तो मिलेगा। राना साहब, अहमद बिलाल साहब ने कहा कि कानून पीटीआई के हक में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कानून की का बारीक बीनी से जायजा लेती है, जो कि हम लाइव जो बराह रास्त नशर होती हैं उसको में भी देखते हैं कार्रवाई में। हालात वाकयात आपके लिए क्या जाहिर कर रहे हैं? इनको मिलेगा निशान, नहीं मिलेगा, और कितना नुकसानदेह होगा पीटीआई को अगर निशान नहीं मिलता? देखें, एक था बंदियालवी कानून जो तशरीही और पंचायती था, यानी सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून को छोड़ के गपशप पे चला करती थी, बंदा देख के, फेस देख के, केस देख के बगैर। तो कर तो वो कुछ भी नहीं सके, लगे रहे सारे सब कुछ। तो अब उनके वो ट्रक भी निकल भाग रहे हैं सारे के सारे, जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी सारी की सारी फंस गई है। तो जो अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि काजी साहब को कोई इस चीज़ की नहीं है आज की सुप्रीम कोर्ट को कि ये कौन है क्या है। पहले तो था ना कि लाएं जी हम बैठे हुए हैं, वो इनको आदत थी आसिफ सईद खोसा साहब वाली कि लाओ भाई हम बैठे हैं, आप क्यों इधर उधर सड़कों पे फिर रहे हैं। ये वो पार्टी है। इनको जब देखे ना, लतीफ़ खोसा साहब जब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी पार्टी का केस लेके, तो वो क्या कर रहे थे? वो सोशल मीडिया के ट्वीट्स उठा के कोई इधर उधर की कहानियां कर रहे थे। वो कह रहे थे बताओ शिकायतें कितनी दर्ज कराई हैं। अब अगर तैयारी नहीं होगी तो चीफ जस्टिस साहब ने तो सीधा सीधा पूछ लेना है कि जी इलेक्शन कमीशन के साथ भी यही सलूक होगा कि आप क्यों इनके खिलाफ आए हैं। ये नहीं है, दोनों से होगा, फिर जीतेगा वही जो कानून और आइन का बताएगा। अब असल इशू ये है कि ये आप हम सब मीडिया में भी बहस होने लग जाती है, वो देखें जी कभी किसी पार्टी का नहीं हुआ, इसी के साथ सिर्फ हो रहा है। भाई किसी और पार्टी के किसी वर्कर ने, मेंबर ने, सस्पेंडेड मेंबर ने कभी किसी का इलेक्शन चैलेंज किया? जेयूआई के 3
हिस्से हैं, मौलाना शरानी बैठे हैं, समीउल हक वाले बैठे हैं, कोई भी खड़ा होकर फजलुर रहमान साहब का इलेक्शन चैलेंज कर देता। किया किसी ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी का, नून का। जब किसी ने चैलेंज ही इलेक्शन कमीशन के पास नहीं किया तो फिर क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन वैसे मॉरली जो वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब की एक पोजीशन ऐसे, मतलब पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, पार्टी फंडिंग के हवाले से भी थी, इसमें भी है, तो उनके कुछ तहफुजात पार्टी से बड़े पहले से हैं जिसका इस्तेमाल हर मौके के ऊपर हो जाता है। जब नहीं मौका देखे ना, अब तस्नीम नूरानी का क्या कसूर था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जस्टिस वजीउद्दीन का क्या कसूर था? वो यही कह रहे थे ना कि आप ठीक कर लें काम। इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा कि आपने इलेक्शन कराओ, तो ये आ गए कि जी हमारे तो इलेक्शन 5 साल बाद होने। अब बताएं, 4 साल बाद आइन में लिखे हुए हैं, ये 5वें साल पे गए हुए थे, इनको यही नहीं पता था। फिर पार्टी को चला, और ये इक्तदार की बात हो रही है, इक्तदार के बाद की बात नहीं हो रही कि जी जब मतलब हर तरफ से 1 पेज था, उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। 14 साल सहूलत नहीं मिली, अकबर एस बाबर टकराते रहे, किसी इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया, इधर से स्टे उधर से स्टे। तो अब कल सीधा सिंपल सा केस है, जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं उसके जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन जो एतराज करेगा, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ लेगी जी आप क्यों आ गए यहाँ पे एक पार्टी के खिलाफ, और ये कल ही करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इस सेंस में कि परसों अगर नहीं हुआ तो फिर एक तो मखसूस नशिस्तें जाएंगी, फिर आगे मैं आपको बताऊं, अगर ये निशान नहीं होता है और कुछ दिन और गुजरते हैं, फिर आपके पास बैलेट पेपर छप जाएंगे, क्योंकि 13 को हतमी फरिश्त आएगी और फिर आपका पेपर होगा इंपोर्ट, तो फिर इलेक्शन के बाद ही होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, बड़ी गंभीर सूरत हाल तो है। अब जैसे जिक्र किया कानूनी एतबार से आमिर साहब ने भी और अहमद बिलाल साहब ने भी कि कल दोनों साइड्स के लिए आसान नहीं होगा, अदालत के अंदर एक एक पॉइंट के ऊपर दलाइल देने होंगे। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि मुख्तलिफ मौकों पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का भी हवाला इलेक्शन के हवाले से दे चुकी है। तो ये अब कानूनी तौर पर तो तमाम मामलात हैं। आप समझते हैं कि अगर नहीं मिलता साइन तो कोई प्लान बी पीटीआई के पास मौजूद होगा, जिसका बैरिस्टर गौहर साहब और उनकी जमात भी कहती है? देखिए, पहली बात भी कि कानूनी पहलू ज़ाहिर को सुप्रीम कोर्ट रोशनी डाल सकती है उस पर। महज सियासी इसके जो मज़मूरात हो सकते हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे जो इंतखाबात हों वो कम से कम तनाज़ात का शिकार हों। गैर मुतनाज़े के लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन कम से कम तनाज़ा हो। अब एक ऐसी जमात की जो कल तक जो थी इक़्तिदार में थी, बड़ी जमात थी, आज भी वो अपने आप को बड़ी जमात समझती है और उसके मतलब है चारों सूबों के अंदर फॉलोअर्स भी हैं। अगर आप उसको इलेक्शन से बाहर कर देते हैं, उसको इंतखाबी निशान नहीं मिलता, तो यकीनन जो अगला इंतखाबात होंगे वो और ज़्यादा मुतनाज़े होंगे और उसके साथ साथ जो नई हुकूमत बनेगी, जो भी हुकूमत बनती है, उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान होंगे। यानी कि जो इस मुल्क को ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की, उससे हम महरूम रहेंगे और एक कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी का जो हमारा पीरियड है वो प्रोलॉन्ग करेगा। अब ये तो वो वाली बात है जिनमें सियासी पहलू के ऊपर हम बात करें, और फैसला जो है वो ज़ाहिर है कि वो आइन और कानून के मुताबिक होना है। उसके अंदर ज़ाहिर है कि दोनों जो हरीफ हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो चाहे पीटीआई हो, वो समझते हैं कि जी वो दुरुस्त उसके ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन होना यही चाहिए। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई पे जो नज़ला गिरने की बहुत बड़ी वजह है वो 9 मई के वाक़यात हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एक हमदर्दी का गोशा है वो आपको इदारों में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो चाहे वो अदलिया हो, आपको नजर नहीं आता, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो। अच्छा, यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जो लोग उसमें बरह रास्त मुलव्वस थे या जिन्होंने उसके अंदर सहूलतकारी की, यकीनन उनके लिए इलेक्शन के दरवाजे बंद होने चाहिए, उनका एहतसाब भी होना चाहिए, सब कुछ हो। लेकिन वो लोग जो कि जिनके ऊपर इस तरह की कोई मसले नहीं थे, उनके कागजात भी बहुत सारे लोगों के जो है मंजूर हो गए हैं, तो वो ज़ाहिर इलेक्शन में हिस्सा लें और इस तरह से लेके बतौर जमात लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में एक सेंसिबल बात होगी, आगे कहते हैं वे फॉरवर्ड पाकिस्तान को ले जाने वाली बात होगी। क्योंकि इसके अलावा अगर होता है कि आप पीटीआई से बैट ले लेते हो और उसको मतलब है उसमें नहीं होता, बैलेट बॉक्स पे नहीं होता, बैलेट पेपर पे, तो उसका नतीजा जो होगा वो पाकिस्तान में मजीद मतलब आप देखिएगा कि जूतों में दाल बढ़ती रहेगी, लोग शोर मचाते रहेंगे, हुकूमत बन भी जाएगी, तब भी एक मसला रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो रास्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए और हमारी जमहूरियत के लिए एक मुस्तहकम मुनासिब रास्ता नहीं होगा। जी सही। अब अहमद बिलाल साहब, प्लान बी अब पीटीआई के लिए जो आपकी गुफ्तगू से भी हम नतीजा अखज़ करते हैं, वो मसला बैट का सिर्फ नहीं है, ज़्यादा अहम इसमें कॉमन सिंबल है। तो कोई भी और कॉमन सिंबल भी मिल जाता तो शायद इतनी एक मुश्किल सूरत हाल उनके लिए ना होती जितनी सूरत में बन जाएगी। सो अब आपकी नज़र में प्लान बी जिसका हवाला पीटीआई दे रही है, कोई है मुमकिन उनके लिए ऑप्शंस मौजूद के किसी और जमात, जैसा कि शेख साहब की भी एक जमात है, शेख रशीद साहब की, उसके अंडर वो कर लें, इलेक्शन टिकट्स जारी कर दें। लेकिन आज ही टिकट्स भी जारी करने का ऐलान बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। कोई प्लान भी मुमकिन हो सकता है पीटीआई के लिए?
देखिए क्विकली एक तो कमेंट इस बात पे कि अगर ये बहुत अहम बात है कि हमें कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। को अगर बड़ी पार्टी है तो उसको शायद ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कल को गवर्नमेंट में आने का इम्कान है। तो गवर्नमेंट में आके भी क्या हम उन्हें कंसेशंस देंगे या वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे? तो ये अभी से काम होना चाहिए। प्लान बी मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन प्लान बी है यही जिसका आपने इशारा किया है कि एक ज़माने में होता था कि मैगजीन्स के और अखबारों के डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाते थे, और फिर वो ऐसे करते थे कि किसी अखबार का डिक्लेरेशन जो बहुत ज़्यादा नहीं छपता हो, लेकिन वो डिक्लेरेशन हो, उससे डिक्लेरेशन ले लेते थे और अपना नाम बड़ा लिख लेते थे, उसका नाम छोटा लिख के वो छापना शुरू कर देते थे उसके नाम पे। तो ये काम ये कर सकते हैं कि किसी पार्टी, जैसे आपने शेख रशीद का कहा कि शेख रशीद की पार्टी के तहत वो मिल जाए तो उनको कॉमन सिंबल तो मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब है फिर पार्टी के अंदर जो लोग मुंतखब होंगे वो शेख रशीद साहब को के डिसिप्लिन में होंगे, वो किसी और के डिसिप्लिन में नहीं होंगे। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। क्या पीटीआई इस किस्म का कोई खतरा मोल ले सकती है? ये अब देखने वाली बात है। लेकिन जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उनका तो मेरे ख्याल में उनका जो सोशल मीडिया पे जिस हद तक उनकी गिरफ्त है, वो मेरे ख्याल एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अपने कैंडिडेट अपने वोटरों को शायद बता लेंगे 99% कामयाबी से कि हमारा कैंडिडेट तो ये है। लेकिन असल मसला वो 70 सीटों का होगा, वो बहुत अहम है। उसके लिए शायद उन्हें फिर शेख रशीद तरह की किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो, ये प्लान भी हो सकता है। इसके अलावा तो कोई प्लान नहीं है। ये राना साहब, आपके ख्याल में एक ऑप्शन ये भी हो सकता है अगर उनको निशान कल नहीं मिलता, लेकिन फिर एक ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल होगी, जैसे मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, एक टिकट भी उस अंदाज में जारी हो पाएंगे, लेकिन शेख साहब होंगे फिर सरबरा पीटीआई के तमाम लोगों के। देखें, इससे पहले ना आप 15 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना रिटर्निंग अफसरों वाला, उसमें पैरा 6 पढ़ें। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आपने ये क्यों रिटर्निंग अफसरों का नोटिफिकेशन ख़त्म किया हाई कोर्ट के कहने पे, तो उमर हमीद खान सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये कर लेते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसने कहा नहीं करना चाहिए। फिर ये पैरा लिखा गया, पैरा 6, उसमें लिखा है कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब केपी की भी जुरिस्डिक्शन का इशू है कि क्या वो बल्ला वहाँ पे रहेगा सिर्फ केपी में, या चारों हाई कोर्ट्स में जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बहाल कर देगी। क्वेश्चन तो कई सारे आएंगे। अब आप आ जाएं जो आप प्लान ए बी की बात कर रहे हैं। देखें, ये वो हैं जो बस फिर अपनी पार्टी तो खत्म ना, यानी चाहे वो आजाद लड़े। शेख साहब ट्रस्टेबल नहीं, शेख साहब को अगर गेट नंबर 4 मिल गया तो वो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिखवाया 63A में। मैं तो लिखवाने वाली बात कर रहा हूँ कि फिर पार्टी हेड सब कुछ है, पार्लिमानी हेड कुछ भी नहीं है। तो खान साहब के लिए तो वो नहीं है ना, वो तो कहते थे मैं चपरासी भी ना रखूँ, वो फिर भी कह देंगे। वो हो सकता है वो चपरासी वाला गुस्सा तब निकला है, मतलब बाद में नहीं, वो आप फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, फिर तो दाढ़ी मूछ दूसरे के हाथ में होगी ना। फिर पार्टी है माजी में कोई बड़ी जमातों की इस एतबार से? नहीं, मेरे नहीं जहन में आ रही इस तरह ना, फौरन के इस तरह का इशू होता कम है। हाँ देखे ना, नवाज शरीफ के जो सेनेटर थे आज से 6 साल पहले, उनको आजाद कर दिया था, जिसमें मुशाहिद हुसैन है, मुसद्दिक मलिक हैं, ये 14 सेनेटर आए थे पंजाब से और ये सारे आजाद थे। और आज भी उस वहां पे निशान पे ये दिलावर साहब जो फिर रहे हैं, जिन्होंने करारदाद पेश की थी, ये भी आजाद आए थे ना, जिनके से शेयर ले लिया था। उस वक्त सारे जो आज बल्ले की हमायत में बोल रहे हैं, उस वक्त चीख रहे, बड़े खुशी बना रहे थे। ये मैं जब कहता हूं ना ये मकाफत अमल है, फिर लोग कहते हैं माजी में गलत हुआ तो अब गलत हो। भाई ये होना है, जब तक आप बैठ के तय नहीं करेंगे चीजों को। फिर अगली बार कोई और आके कहेगा यही मैं कह रहा हूं। जब खान साहब को ले आए थे, अब अगर जो भी आएगा आके बैठ के सियासतदानों को बात करनी हो। ठीक। और आप ये सियासतदानों में ये नहीं हो सकता कि आप तज़ीक से कहें ये जज कौन है, जर्नैल कौन है। भाई आपका सिस्टम है ये, आपको वे आउट निकालना है। अच्छा लगे बुरा लगे, पार्लिमानी जमहूरियत आप ढूंढ रहे हैं, फिर ढूंढे। ठीक है, तो राना साहब चले मैं आमिर साहब से भी पूछती हूँ। चले एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे फिर आमिर ज़िया साहब से भी इस पर बात करते हैं। और अगर निशान मिल क्या चांसेस हैं पीटीआई के लिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उरूज पे है, कहते हैं स्वीप करेंगे हर जगह से अगर निशान हमारे पास हो, मुश्किलात कम हो और कोई ओपनली को धांधली ना हो। क्या ये उनकी दुरुस्त है सोच पीटीआई की? शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की एक और बड़ी खबर सामने आई, ये सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया
कल इसी नौयत की एक और खबर थी, इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी और गवाहान ने पेश होना था एक दिन बाद, लेकिन उनकी भी इसी तरह ड्रामाई अंदाज में इस्तीफे की खबर सामने आई और आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से आई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें रोजनामा डॉन के नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर साहब भी ज्वाइन करते हुए वेलकम कहती हूँ। लेकिन मैं आमिर ज़िया साहब पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये जो खबर है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से, ये आपके ख्याल में इसकी क्या मुहरकात और वजूहात हो सकती है? इनका इख्तलाफी नोट भी था जस्टिस नकवी के हवाले से, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो कार्रवाई चल रही थी उस हवाले से, और दीगर मामलात भी तो हम सब जानते हैं। बिटवीन द लाइंस जो चंद जजेस को, जो साबका जज साहब जस्टिस बंदयाल साहब के साथ करीबी रहे, उनके हवाले से एक और तरह की डिबेट भी होती रही। इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट है? देखिए, मैं क्यासराई से तो गुरेज करूंगा, लेकिन ये जो एक बात होती थी कि तकसीम है हमारी जुडिशरी में, और तकसीम जो है बजाय इसके कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जो है आगे बढ़ते लोग और कंसेंसस के एक बिल्ड करने की कोशिश होती, वो होती हुई नजर नहीं आई। और हम देखते हैं कि लोग जो है दूसरा इस्तीफा आ गया है। अब मुहरकात क्या है, जाहिर है कि ये अभी क्योंकि खबर आई है, जरा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या वजूहात हो सकती हैं। लेकिन जो दिलचस्प बात है भी, अहमद बिलाल साहब कह रहे थे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कि कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसले होने चाहिए, और वो उस तनाजुर में कह रहे थे कि बैठ का ऐलान जो है उसको इंतखाबी निशान मिलता है नहीं मिलता। मेरा कहना है कि अजीब गरीब बात है कि हमारे अदलिया के फैसले आप देखें और उससे आप इस चीज को भी जोड़ लें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वही सुप्रीम कोर्ट इदारा है और उसी इदारे से एक और बेंच है वो कुछ और फैसला कर रही होती है, और एक और बेंच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला कर रही होती है कि इंटरप्रिटेशन हमारे यहाँ उसी आइन उसी कानून की इतनी अपोजिट होती है। उस पर कुछ लोग माजी की उसको सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आज के जो फैसले जिस तरह के हो रहे हैं वो उसी तरह से मुतनाज़ा समझे जाएं। तो ये जो हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन है, वरना कानून की इतनी कहते हैं ना कि उसमें इतना फर्क आना कि एक जगह पे वो चीज गिल्टी है, एक जगह पे मतलब काबिल गर्दन जदनी है, दूसरी जगह पे वो बिल्कुल बेगुनाह है। ठीक है ना, एक जगह पे फैसला ये हो रहा है कि जनाब बिल्कुल छूट है, और एक जगह फैसला हो रहा है कि इत्तेसाब है। तो ये चीज जो है हम सबको फिक्र होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो इंटरप्रिटेशन हो रही है ये तो हकीकत है, और हमारे आइन और कानून में क्या इबाहम इतना ज्यादा है कि मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का 19-20 तो फैसला आ सकता है, लेकिन इतना फैसले में फर्क आ रहा हो कि जी एक मौजूद अदालत जो है वो कह रही जी यहाँ पे डेथ सेंटेंस है, दूसरी कह रही है कि जी मतलब है उनको बरी कर दिया जाए। तो ऐसी आपको बेशुमार मिसालें इन हालिया दिनों में मिलती हैं। तो इसकी वजह से अवाम का एतमाद पूरा शेक कर जाता है, हिल जाता है इस पूरे निजाम के ऊपर से कि जी हो क्या रहा है कि वक्त के साथ साथ चेहरों के साथ साथ आइन के और कानून के पैमाने भी तब्दील हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये मेरे लिए खुद भी एक सवाल है और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक, और जो आपने बात की जब फिर जो फैसले होते हैं उस पर मुस्तकबिल में भी तनकीद होती है। हमने देखा इन अहम ओहदों के ऊपर, खासकर जो जज साहिबान, जब सिटिंग जज साहिबान होते हैं तो उनके फैसलों के ऊपर तो थोड़ी बहुत तनकीद होती है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी शख्सियात और उनके फैसलों सब के ऊपर ही बहुत तरह की बातें होती हैं और बड़ी खुलकर होती हैं। आमिर राना साहब, ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होना था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, अब अक्टूबर में इनकी बारी आ रही थी, एक अहमियत के हामिल हैं ये जज साहब। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, और ऐसे और भी ऐलानात आने वाले दिनों में आ सकते हैं क्या? देखें, जाहिर है कि जब एक बड़ा फैसला हमें मुतवक्को था कि मैं तवक्को कर सकता हूँ कि मुज़ाहिर नकवी साहब का जब स्टे नहीं हुआ था तो ये सोचा जा सकता था कि अब ये फैसला आज हो जाना था, तो डिसमिस होते, कोई इस तरह की बात होती तो पेंशन भी जाती और हिसाब किताब खुलते। लेकिन आपको पता है यहाँ जजेस के लिए ब्रदर जजेस ने रास्ता रखा हुआ है कि अगर आप साबिक जज हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने थोड़ी सी बात आगे चलाई है कि भाई हम दूसरे शोकाज पे आ गए थे, पहले कभी नहीं हुआ, एकदम निकल जाते थे लोग, या पहली पेशी में शौकत अजीज सिद्दीकी को आप उड़ा भी देते थे कि तय कर लिया कि उड़ाना ही उड़ाना है। इकबाल हमीदुर रहमान जैसे भी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भर्ती के कुछ इल्ज़ामात आए कि चूंकि उनकी उस वक्त चीफ जस्टिस थी, वो चीफ जस्टिस थे, उस पे लगे तो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी रोका, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया कि नहीं मुझ पे धब्बा है। ऐसे भी जज होते हैं, ऐसे भी होते हैं। अब एजाजुल एहसन साहब की इतला है, लेकिन चूंकि एक उन्होंने भरपूर इंजॉयमेंट जिसको कहते हैं ना इख्तियार की कि साकिब निसार साहब के साथ ये हर सुओ मोटो बेंच के ऑथर भी थे और सुओ मोटो में बैठते भी थे, लाहौर में भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे।
तो वो जब एक सिलसिला चला था और उसके बाद भी वो उसी तरह हर बेंच का हिस्सा थे, तो अब वो साइड पे हो गए। वो कोई अपने खिलाफ कार्रवाई देख रहे थे या फिर अक्टूबर में अब कितने कोई वक्त रह चुका मेरा है? ख्याल है इसको आप ये कह सकते हैं, अभी उनके रिजाइन की डिटेल आएंगी तो हो सकता है वो लिखें कि मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन काम तो काजी साहब को भी नहीं करने दिया, जस्टिस गुलजार साहब ने रोक दिया था। काजी साहब से अब क्या मवाजना करें, जस्टिस नकवी का या किसी और शख्सियत का? उन्होंने तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में खुद अपना केस लड़ा। वर्किंग की हो रही है कि अगर ये बात होती है, जज साहब कहें कि मुझे नहीं, मतलब 3 रुकनी जो कमेटी बनी है वहां पे उनकी बात नहीं मानी जा रही, सरदार तारिक और वो मिल के फैसले कर रहे हैं, तो जाहिर है 3 रुकनी में तो 2 ने करने हैं फैसले। ये भी मुमकिन है ना कि बात हो कि भाई सुनते ही नहीं है, लेकिन ये बात तो वो अकेले भी तो सुप्रीम कोर्ट चलाते रहे ना चीफ जस्टिस के साथ मिलके, और जो नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज थे काजी फायद साहब, उनको कोई पूछता ही नहीं था ना। और ऐलानात है राना साहब आपकी इतलात के मुताबिक या आपके ख्याल में हो सकते हैं इस किस्म के? मेरा ख्याल है कि फिर कुछ लोग लाइन ठीक कर लेंगे, क्योंकि कुछ के केसेस ये भी तो है ना कि वो बहुत जूनियर थे। अब जूनियर तो जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, लेकिन काजी साहब ने एंडोर्स कर दिया था, मतलब ऐसे भी है। लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद हैं, शायद वो जूनियर थे। सुप्रीम कोर्ट सिंध में जो सिंध हाई कोर्ट से जजेस आए हुए हैं वो भी जूनियर है। मतलब ये तो अब तय होना है कि आइंदा कैसे चलाना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये काम शुरू हुआ है ना, ये जजेस की अपॉइंटमेंट को भी दुरुस्त करें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर किसी की शिकायत आई है, वो रिजाइन करे या ना करे, उसको मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप आम आदमी को तो बिल्कुल रगड़ दें और अपने ब्रदर जजेस के लिए आपके रूल्स और मेरा ख्याल है काजी साहब को ये राय बहुत तरफ से आ रही है सामने। ये अब हमें देखना होगा, जब उनके इस्तीफे की तफसील आएगी तो उस पर मजीद बात हो सकेगी। थोड़ा टॉपिक को चेंज करके वापस सियासत की तरफ आएंगे, क्योंकि अब जुल्करनैन ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं। जुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, नून लीग ने जो टिकटों की तफसील जारी की है उसमें बज़ाहिर नजर भी आ रहा है, और एक अहम हल्का NA 54 का, जहां पर खुलकर वहां के जो अहदेदार हैं उन्होंने बात भी कर ली है कि नून लीग के साथ जो IPP की सीट एडजस्टमेंट है यहाँ पे, उस एतबार से उनको बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर ये एक मुश्किल मुस्लिम लीग नून के लिए मौजूद है टिकटों की तकसीम के हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मैं इस पे आऊँगा, और जो ऑनगोइंग टॉपिक है उसको एक जस्ट पासिंग कमेंट करता चलूँ कि ये जी जरूर आई थिंक जी इसमें देखें इम्प्लाइड मैसेज है सभी के लिए कि इवेंचुअली जो ऑन बोर्ड रहेगा वही सर्वाइव करेगा, इससे ज़्यादा नहीं मैं कहता। और इसमें आपके टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो देखें इससे अब एक नई डिबेट है ये जनरेट होती है इससे। तो देखें PML नून बेसिकली इन्होंने मेरा ख्याल है कि अच्छा प्रेशर रेजिस्ट करके बिल्कुल छोटा सा चंक पे एग्री किया है IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को और PMLQ को भी। आपके सामने है जिस तरह IPP का बड़ा एम्बिशियस प्लान उन्होंने पुट आउट किया था कि 100 से ज़्यादा हमें सीटें दे दें सिर्फ पंजाब में, और PMLQ ने कहा था 8 हमें सूबाई दे दें और 4 हमें कौमी की दे दें। तो काफी को तो उन्होंने 4 सीटें सीधी दी हैं, 2 सूबाई और 2 कौमी। 2 उनके बेटे जस्ट हो गए, एक तारिक बशीर की माइन भावलपुर में। तो इनकी तरफ अगर आए तो IPP के हवाले से ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग पैकेज है उनके लिए, और उनके सर्कल में बड़ी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट भी है। उनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है आपके सामने फिरदौस साकिब अवान साहब, उनका मुकाबला था सुभान अरगमगानी से NA 70 में। वो कह रहे थे कि जी इन्हें इनकी टिकट जो है मीन अरगमानी साहब से रिक्वेस्ट करें कि ये बैठ जाएं मीन, और मुझे ही ये सीट दे दें। वो खड़े रहे, उन्होंने कहा कि आप सीट देंगे इनको तो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन इवेंचुअली PML नून ने कंसीड नहीं किया तो वो भी आउट हुए। तो 7 सीटें हैं, 7 में आपके सामने मेजर नाम जो हैं लाइक जहांगीर तरीन पैटर्न है इनके, अलीम खान, आमिर कियानी, गुलाम साहब वसीमा एंड 2 अदर्स। तो ये तो मेरा ख्याल है कि क्वाइट ए विन विन सिचुएशन फॉर PML नून के उन्होंने कहाँ इससे चले और कहाँ तकरीबन 7 सीटें हार्डली 6 से 7 सीटें NS असम्बली की। और वो भी आप देखें कि इवन पैटर्न इन चीफ को उनके जो होम टाइम लोधरा में, वहाँ भी उन्होंने उनको अकोमोडेट नहीं किया। सिद्दीक बलोच को वो इतना उनका ख्याल था कि अगर सिद्दीक बलोच जनाब खड़े हो जाते हैं तो नून भी हारेगी और वो भी हारेंगे, IPP भी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ये सीट लूज नहीं करनी, मुल्तान में उनको एडजस्ट करेंगे। फिर आगे हम जो सबसे सरप्राइज पैकेज दिया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अपनी इंटेंट शो नहीं की थी PML नून ने कि हम नारोवाल से जिससे ये जो है आपके दानियाल अजीज, इनको हम
टिकट नहीं दे रहे, इनको घर भेज रहे हैं, तो बिल्कुल उनको टिकट भी नहीं दी। और आपके सामने एहसन इकबाल को ना जी जी वो तो आजाद खड़े हो गए, उनकी वाइफ भी, तो एहसन को तो उन्होंने दिया, वो साथ प्रोविंशियल का भी दे दिया। अपने बेटे के लिए मांग रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है आगे चल के कोई सीन ऐसा हमें पंजाब में कहीं पे कुछ अदर देन शरीफ के हवाले से अगर कोई बंदा हमें देना पड़ता है नाम पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, तो ये उस तनाजुर में जरूर देखिएगा इसे, क्योंकि मेरी बात हुई थी पीएमएल नून के सर्कल से। और आप बिहाड़ी से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ओवरऑल सीन, उसमें बड़ी अच्छी ओवरऑल आप डिबेट की जाती है। बिहाड़ी में तहमीना दोलताना मेरा ख्याल काफी लकी रही हैं। तहमीना दोलताना ने बोर्ड की मीटिंग में ओपनली क्रिटिसाइज किया था कि ये ब्रांडेड सूट और लिपस्टिक लगा, तो इसमें नहीं जो फील्ड में होता है आपने रिपोर्ट भी किया ऐसे जी, रिपोर्ट भी किया था, तो उसमें लग रहा था कि इनको शायद वो फारिग कर दें, लेकिन इनको नेशनल असेंबली की टिकट भी मिली और इनके बेटे को भी प्रोविंशियल असेंबली की टिकट बिहारी से मिली। अच्छा, गुजरांवाला में भी इंटरेस्टिंग रहा। इवेंचुअली जो पीएमएल नून ने लीडरशिप ने वो महमूद विरिक को टिकट दिया और अताउल्लाह तारड़ को नहीं दिया, लेकिन अताउल्लाह तारड़ के पास मैंने शायद उसमें डॉन पे दूसरे अपनी कैंपेन में वो कह रहे हैं कि वो बिलावल साहब का मुकाबला करेंगे जी जी, वो तो 127 उन्होंने दे दी ना, तो उन्होंने कहा जी कि आप, क्योंकि ये वहां पे चाह रहे थे, ये इनका होम टाउन था, तो वहां चाह रहे थे क्योंकि ये तगड़े हैं, क्योंकि इनके पास पावरफुल सर्कल की भी पर्ची है और शहबाज शरीफ साहब के भी इनका अच्छा है, तो इनका मामला ये आ गया। अब आज है उसमें राजा रियाज वाले में इन्होंने इन्वाय कर दिया अपने एहसन राना एहसान अफजल को, जी जी उनको नहीं एडजस्ट हो पाए कहीं पे और ही इज वेरी अनहैप्पी। इसके अलावा हम साउथ में ओवरऑल देखें तो साउथ में इन्होंने फोकस किया इलेक्टेबल्स को और जो पीटीआई के डिजाइनर्स भी हैं लाइक बासित बुखारी एनए ये मुजफ्फरगढ़ एनए 176 से इनको टिकट दे दिया, ये पीटीआई छोड़ के ज्वाइन किया है। आमर गोपांग को इन्होंने मुजफ्फरगढ़ एनए 178 से टिकट दिया, इन्होंने भी पीटीआई छोड़ी है, तो वहां पे भी इनके जो अपने आपके लॉयलिस्ट हैं तो अच्छी खासी हार्ट बर्निंग है। इसी तरह इलेक्टेबल्स हैं, अगर हम चले जाएं लड़का में साहबजादा फजल एंड अमजद खान, तो इनको टिकट दिया है। और डीजी खां में जो अवैध सवारी जो हैं तो पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जो हैं इनके, वो अपने लिए भी सीट ले गए हैं नेशनल असेंबली की, और राजनपुर से उन्होंने अपने बेटे को भी NA 187 से टिकट दिलवा दी है। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर है। और ये है प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जुल्करनैन, आप जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं ये वाकई एक कॉम्प्लिकेटेड कुछ एतबार से मैं इस पर राना साहब आप एक कमेंट कीजिए। पार्टी लॉयलिस्ट हैं इनमें, जिस तरह के जो नाम हैं, उन दानियाल अजीज साहब का मामला तो सबके सामने है कि उनका किस बात पे हुआ, लेकिन अब वहीं से हम देख रहे हैं दोस्त उनको दिए हैं एहसन इकबाल साहब को टिकट। लेकिन पार्टी लॉयलिस्ट में जाफर इकबाल साहब भी हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब। हमारे कुछ कॉलीग्स भी बात कर रहे थे जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो NA 65 के बारे में कहते हैं अपने हल्के में चौधरी जाफर इकबाल साहब वो अपने आप में मियां नवाज शरीफ साहब वाली हैसियत रखते थे, उनको भी नहीं टिकट जारी किया। उधर से कोई सिंधु साहब हैं, बड़े अहम शख्सियत हमारे यहाँ स्टेट रियासती, उनके भाई भी हैं, लेकिन वैसे इलेक्शन लड़ते आए हैं भाई है ना। हाँ तो हाँ जी, तो अब आप ये बताइए कि ये मुश्किल में डालेगा PMLN को जब लोग वोट देने जाएंगे IPP से मुंसलिक वो लोग या मुनहरिफ वो लोग जो नून लीग के कायदीन के बारे में बड़े नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे जब मुखालफत देखें, उनको कौन सरवर साहब के जैसे सीट एडजस्टमेंट हुई है टेक्सला में वाकंड में, मेरा ख्याल है वो चौधरी निसार के लिए वॉक ओवर होगा। जाहिर है कि उन्होंने कहा था नवाज शरीफ ताबूत में ही वापस आएंगे, तो इतना बड़ा सख्त फिक्रा था, उसके बावजूद उनके लिए प्रेशर था। तो चौधरी निसार ना PTI पे तनकीद कर रहे हैं ना नून पे कर रहे हैं, वो तो दोनों के वोटरों को अटैक कर रहे हैं, तो ये फायदा मेरे हिसाब में तो उनको मिलेगा। अब आप आए कि अगर 141 में से 127 से 28 उन्होंने टिकट इशू कर दिए हैं PMLN को डायरेक्ट, तो 2 PMLQ हैं, यानी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट किया था, वहां उन्होंने वादा पूरा किया। IPP ने अपना जोर लगाया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर भी, जहां से भी एडजस्टमेंट में डिमांड, तो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कही कि मीटिंग हो रही थी उनके घर अयाज सादिक के, तो जब ये मुतालबात लेके आए तो वहाँ एक लीडर ने कहा कि असी किस सीट से लड़ांगे, तुसी तो सारा मंगण आ गए हो। तो वो कट करते हुए अच्छी एडजस्टमेंट कर लिया, मतलब जो अभी बता रहे थे आपके साथी वहाँ से लाहौर से, तो ठीक बात कह रहे हैं ना कि PMLN ने बड़ा रेजिस्ट किया उस चीज़ को कि बड़े बड़े स्टालवर्ड्स, क्योंकि वो तो आए थे ना कि जी देखे ना
इनके पास जाति वोट के अलावा कोई वोट नहीं है जो आईपीपी में बैठे हुए हैं। वो पीएमएलएन का सहारा लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, सरवर साहब को के मुकाबले में सरवर खान को ना पीटीआई का वोट पड़ेगा ना नून का पड़ेगा, उनको अपने धड़े का वो पक्के हैं, जैसे चौधरी निसार का धड़ा है। अब उसके अंदर पार्टी वोट वो दोनों में से कितना अट्रैक्ट कर सकेंगे वो मुझे नहीं लगता। जैसे वहाँ गुज्जरों की एक अक्सरियत है और हमारे कई दोस्त ट्वीट भी कर रहे हैं कि उसके अंदर कायरा साहब को शायद अगर गुज्जर सारे मिल जाएं कि जी हमें टिकट ना जाफर इकबाल को मिला, वो भी गुज्जर हैं, और पिछली दफा एक सैयद साहब जीते थे, रनर अप थे जाफर साहब, और 2013 में जाफर साहब जीते थे। ठीक है, तो वो हल्के के अंदर अभी कुछ चीजें 10-12 दिन में और खुल जाएंगी। हो सकता है जाफर साहब को एडजस्टमेंट के लिए नाराजगी के बावजूद, जैसे वहाँ वो एहसान अफजल राना है, इन लोगों को वो कहेंगे ना कि भाई ठीक है आपकी नाराजगी हुई है मनाने के लिए। अब इस वक्त तलाल वहीं पे है ना, माल टाउन में तलाल चौधरी भी हो सकता है उनका टिकट थोड़ी देर में इशू हो जाए, यही इतलात है। मतलब ये होता है सियासत में। वैसे अपना आमिर साहब, आमिर ज़िया साहब, हमने ये देखा कि ये जिस तरह सरवर साहब को भी जिनकी जगह कंसिडर किया जा रहा है, वो एक नौजवान गालिबन कंपैरेटिवली इनके उम्मीदवार रहे जो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे प्रेजेंट कर रहे थे NA-54 से, वो भी कह रहे हैं कि अभी हमारे कारकुनान इस बात पे गुस्से तो कर रहे हैं एडजस्टमेंट के मामले पे, लेकिन जो नून लीग का अंदाज है उसी को अपनाते हुए उन्होंने कहा कि प्लीज़ अभी आप जो है वो पार्टी की आदत के खिलाफ कोई बात ना करें और सीख पा ना हो ज़्यादा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो आप समझते हैं कि कुछ तकसीम से कोई मसाइल पैदा होंगे या फिर मान लेंगे नून लीग के लोग और जो भी पार्टी कहेगी उसके ऊपर सर तस्लीम खम करेंगे? एक तो सियासत में हमेशा ये होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है उसमें आप तमाम धड़ों को मुतमईन नहीं कर सकते, और जब आप किसी एक धड़े की बात मानते हैं या मेरिट पे या सिफारिश पे जो भी फैसला करते हैं तो दूसरे लोग नाराज होते हैं। तो ये हमारी सियासत में हमेशा से होता है, बल्कि और जगहों पर भी दुनिया में होता है। अच्छा, उसमें किस तरह से ये लोग हैंडल करते हैं इस पूरे चैलेंज को, ये एक सवाल है, क्योंकि आज की सियासत जो है वो बड़ी पोलराइज है। सिर्फ एक आम सा सादा सिलेक्शन नहीं है कि जिसमें नून लीग को सिर्फ अपनी ही चीजों को देखना हो। यहाँ पर ये कि जी एक नेगेटिव वोटिंग का खर्चा है, यहाँ पर पीटीआई की तरफ से जो पुशबैक है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है कि जब आप पीटीआई से निकले हुए लोगों को अकोमोडेट करते हैं तो बहुत सारे जो आपके सॉलिड वोट बैंक होता है वो उसको तस्लीम नहीं करता, और वो जो है वो अपनी उसकी जो बाइसेस होते हैं वो उसी तरह कायम रहते हैं, उसकी मोहब्बतें, उसकी नफरतें, उसकी जो मुखालफत होती है। तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी नून लीग के लिए, बहुत ज्यादा होगी ये चीज। अच्छा, खुद हमें पता है कि नून लीग में आपको 2-3 फैक्शंस लोग, मतलब है जो हमारे लाहौर के दोस्त बताते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की कुछ अपने कुछ फेवरेट्स हैं, मरियम साहिबा की फेवरेट्स हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब, उसमें भी एक बैलेंस करना है, आईपीपी के साथ भी उसको बैलेंस करना है, और दीगर जैसे उन्होंने क्यू लीग के साथ इत्तेहाद किया है, तो चैलेंजिंग है। लेकिन एक बार जब रिदम में आएंगे मेरे ख्याल में तो बहुत सारी चीजें मुकाबले के अंदर फिर जो लोग हैं वो मरकजी क़यादत के साथ जाते हैं, जो लॉयलिस्ट होता है पार्टी का वोटर, खंबा वोटर जो होता है, तो ये चीजें फिर ड्यूरिंग द इलेक्शन जो कैंपेन होती है बड़ी हद तक आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। चैलेंज है, लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं कहूंगा कि मेक और ब्रेक हो जाएगा, लेकिन असल चैलेंज है कि जो लोग नाराज हो चुके हैं इनसे, मतलब है जो आज कोई और किसी और पॉलिटिकल पार्टी पर है, मतलब है वो पीपल्स पार्टी जोड़ लगा रही है, पीटीआई का भी फैसला नहीं हुआ, तो ये भी चैलेंजेस हैं। तो सब मिल मिलाकर मेरे ख्याल में एक पेचीदा सूरत हाल है नून लीग के लिए। जनाब ठीक है सर। जुल्करनैन साहब, जाते जाते अब आपसे मैं चाहूंगी कि इस पे आप बात करें। हमारा ये था एक तो टॉपिक आज के लिए, लेकिन हो नहीं सका उस तरह से कवर। मंशूर के हवाले से केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी सियासी जमातों को कहा कि रियलिस्टिक किस्म के होने चाहिए, चीप टॉक ना करे सियासी लोग। लेकिन नून लीग का जो मंशूर है उसके हवाले से हम सुनते हैं कि 2-3 महीने से सर जोड़कर उनकी जमात बैठी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि उनका मंशूर सबसे मुनफरिद हो। इसके ऊपर आपकी नज़र में क्या कुछ कोई सरप्राइज दे सकती है नून लीग, या वही अमूमी बातें होंगी जिसका हर बार वादा किया जाता है? देखिए, एक तो इसमें नून लीग का फेलियर है, 2 माह हो गए हैं कि 30 से ज्यादा इन्होंने कमेटीज बनाई हुई हैं और इतने सारे लोग सर जोड़ के बैठे हैं, और अभी तक उसका मतलब अब तो फाइनल ड्राफ्ट आ गया है जो कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेश कर दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना ज्यादा टाइम लिया, और जिसने काफी सारा ये भी कहा कि ना तो आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं ना आपका मैनिफेस्टो है, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा शायद करने के चक्कर में आप 2 महीने से ज्यादा ले गए। तो इसमें मैनिफेस्टो में ये रियलिस्टिक ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कमेंट कर रहे थे कि जी अभी बिलावल साहब ने जो कहा कि 300 तक मैं फ्री बिजली, 300 यूनिट तक फ्री बिजली दे दूंगा, तो इन्हें पता है कि इस टाइप की चीज हम कर नहीं सकते, कि गवर्नमेंट भी इन्हीं की आनी है, जो एक इम्प्रेशन है।
तो वो चीज करें जो वो वादा करें, क्योंकि इसका वो पहले भी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि शुभाशीष साहब बड़ी लंबी लंबी छोड़ देते थे, तो मैंने मना करता था भाई ये इतनी मत छोड़ो, ये वादे पूरे नहीं होने, तो रियलिस्टिक बात किया करो। तो इसलिए इनका रियलिज्म पे ही बेस होगा जो सारा सिलसिला होगा, और उसमें ऑफ कोर्स जो की पॉइंट है इसमें दैट इज होप। ये कहते हैं हमने उम्मीद देनी है पब्लिक को कि हर चीज अच्छी होने जा रही है। Tomorrow is another day and tomorrow is a good day coming. ये अब हमें देखना होगा 15 जनवरी को जब ये जारी होगा मंशूर और उनकी कैंपेन बाकायदा शुरू होगी कि किस हद तक हकीकत पसंदाना है और किस हद तक उम्मीद देने में कामयाब हो नून लीग, या फिर उनसे सवाल उनके अपोनेंट के ग्राउंड में ना होने के हवाले से ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर साहब, आमिर ज़िया साहब और आमिर इलियास राना साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। इस प्रोग्राम में अहमद बिलाल महबूब साहब भी शरीक हुए। नाज़रीन, ये तमाम मामला तो सियासी तौर पर हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तरफ से इस्तीफ़ों का मामला है, ये एक बहुत ही संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। आने वाले दिनों में इस पर तफसीली तौर पर हम बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।